हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशंस की तैयारी किए हैं, नागपुर ऑप्ट किए हैं, प्रॉपर क्लास एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी लिया जा रहा है और टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी दिया जा रहा है। तो आज टेस्ट सीरीज 3 का डिस्कशन आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि दूर में बैठ के, कोई गांव में बैठ के भी एडू अंकुरन टीम के माध्यम से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकें। ठीक है, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग का जेटेट का टेस्ट नंबर 3 हुआ, उसमें अब आप लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतलब कि 100% मार्क्स लाना शुरू कर रहे हैं या फिर उसके करीब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट है। देखिए ज्यादातर लोग हैं इसमें। क्या करना है आप लोग को ना, ज्यादातर लिस्ट जैसे कि आप लोग 150-200 लोग हैं, तो सब कोई को मतलब कोशिश कीजिए कि जो पूछा जा रहा है सारा का सारा आंसर आप लोग को दे देना, मतलब आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो उसके लिए प्रयासरत रहिए। प्रॉपर क्लास दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है। और अब आप लोग हम लोग का जो किस तरह से स्टाइल से क्लास लेते हैं, किस तरह से आप लोग को एमसीक्यू कराते हैं, ये सारा कुछ आप लोग को समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग अब जैसे कि नए लोग हैं, बहुत सारे लोग का कहना कि सर पते नहीं था, तो आप वीडियो जब भी डालिए तो जरूर से ये बताइए कि आप क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रॉपर क्लास आप लोग का प्रोवाइड कर रहे हैं एडू अंकुरन टीम के माध्यम से। नागपुरी का क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्लास का नोट्स, ये तीनों हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में डिस्क्रिप्टिव क्लास और प्लस एमसीक्यू क्लास देते हैं। और जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है उसके बाद टेस्ट का डिस्कशन होता है, जो आज का वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना, तो यहां पर नंबर दे रहा है 9148763486। इस नंबर में व्हाट्सएप कीजिएगा और क्लास ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। वर्ण कर पहला, जैसे वर्णमाला कर पहला और तीसरा अक्षर का हुए ना। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, महाप्राण, घोष, वर्ण, अल्प प्राण, अनुनासिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प प्राण। देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे आप लोग अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, निर्नुनासिक, घोष, अघोष, ये सब को लेके बहुत टेंशन मतलब कि कंफ्यूजन में रहते हैं, जो देखा जा रहा है। ये आप लोग के टेस्ट से पता चल रहा है। ठीक है, अल्प मतलब होता है, देखिए यहां पर छोटा। अल्प मतलब होता है कम या छोटा। और प्राण जो होता है ना, वो श्वास को कहते हैं। प्राण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सांस को बोलते हैं हम लोग। ठीक, प्राण वायु ऐसे कहा जाता है। ठीक है, सांस को बोलते हैं। तो जिसमें कम सांस लगे उसको बोलेंगे अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा सांस लगे उसको बोलेंगे महाप्राण। समझिए मेरी बात को। जिसमें कोई चीज बोलने में कम हवा निकला तो उसको बोलेंगे अल्प प्राण। जिसको बोलने में मुंह से ज्यादा हवा निकल रहा है तो उसको बोलेंगे महाप्राण। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोग को। ठीक है, तो अल्प प्राण है। हिंदी वर्णमाला कर सबसे पहले तीसरा अक्षर अल्प प्राण हुए ना। और नागपुरियों में यह नियम है, जो हिंदी का नियम है वही नागपुरी का नियम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, नागपुरी में घ महाप्राण काहे है के। आप लोग खुद से देखिए, घ घ बोलिए तो खुद से घ बोलिएगा ना तो ज्यादा हवा निकलेगा मुंह से, घ। ठीक है, घोष। ठीक है, तो ज्यादा हवा निकल रहा है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई दूसरा और चौथा वर्ण कर समूह में आवेला। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण कर समूह में आता है। उसी तरह से अल्प प्राण पहला और तीसरा वर्ण के समूह में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है विवरण में, महाप्राण उके कहल जाएला जहां उच्चारण में बगरा हवा कर दरकार पड़ेला। बगरा मतलब कि ज्यादा हवा, बगरा मतलब ज्यादा, दरकार पड़ेला मतलब दरकार मतलब जरूरत। ठीक है, तो जैसे वर्णमाला कर दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। बोली और परिनिष्ठित भाषा में असली अंतर आधारित है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, व्याकरणिक मानकीकरण और साहित्यिक प्रयोग पर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बोली और परिनिष्ठित भाषा में क्या अंतर है भाई, थोड़ा समझाओ ना। ऐसे सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा कि जो चीज हम लोग बोलते हैं वो अगर व्याकरणिक मानकीकरण में, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। समझिए मेरी बात को। जैसे हम लोग जाते हैं ना रोड में, तो ट्रैफिक का नियम को फॉलो करते हैं ना,
तो वैसी बोली जो व्याकरण का नियम को फॉलो करती है तो वही परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, समझिए। और उसी का साहित्यिक प्रयोग होता है, तब जाके किताब छपता है, और वही किताब को हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई भी चीज को व्याकरण की सीमा में बांध दिया गया हो, ठीक है, बतलाया गया हो कि ये संज्ञा है भाई, ये सर्वनाम है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ये है, मतलब एक एक एक, एक स्ट्रक्चर में बांध दिया गया है, व्याकरणिक स्ट्रक्चर में बांध दिया गया है, तो वही परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। समझिए मेरी बात को। नदी है, नदी को अगर हम लोग थोड़ा सा बांध देते हैं तो बांध का होता है, और कम कम पानी छोड़ते हैं तो नहर बनता है। समझिए मेरी बात को। तो पानी ऐसे है, इधर उधर जाएगा तो बाढ़ बन गया, तो बोली एक तरह का बाढ़ है, लेकिन उसी को एक रूप दे दिया गया, एक व्याकरणिक मानकीकरण कर दिया गया, तो वही चीज नदी बन गया, नहर बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वही चीज परिनिष्ठित भाषा और बोली का अंतर है। समझिए मेरी बात को। और एक चीज और थोड़ा सा और बताते हैं। आप लोग जो हम लोग के बूढ़ा पुरनिया लोग हैं, बड़का बाप लोग, नाना नानी लोग, तो उन लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो लड़का और लड़की में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे हमको अगर बोलेंगे ना तो तुम खाना खाई, ऐसे पूछेगी, मेरी नानी ऐसा ही बोलती थी, आप लोग को भी ऐसा ही करते होंगे। और कोई अगर लड़की है तो ऐसे बोलेगी, तुम बाजार जाएगा कि नहीं रे, तुम बाजार जाएगा कि नहीं रे, ऐसे करके। आप समझिए मेरी बात को। तो क्योंकि उन लोग को बोली की पहचान है, व्याकरणिक में थोड़ा सा व्याकरणिक जो डिफरेंशिएशन है उसमें दिक्कत होता है, तो लड़का को लड़की बोल देता है, लड़की को लड़का बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब क्या है? ये एक तरह का व्याकरणिक मानकी, व्याकरण का एक इकाई है। जैसे स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, वचन हो गया, ये क्या है? व्याकरण का इकाई है, व्याकरणिक इकाई जिसको बोलते हैं। तो इसमें अगर कोई बंध गया, ठीक है, तो वही परिनिष्ठित भाषा हो गया। तो इसीलिए यहां पर ये ऑप्शन है व्याकरणिक मानकीकरण, ठीक है, और फिर उसका साहित्यिक प्रयोग हो रहा है तो वो परिनिष्ठित भाषा है, और इसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो बोली है, सिंपली बोली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन वर्ण कर उच्चारण में स्वर तंत्री दूर हट जाएगा, ठीक है। स्वर तंत्री जो भी है वो अगर हट गया है तो वो अघोष के अंतर्गत आता है। अघोष वर्ण कर उच्चारण में स्वर तंत्री जो है वो हट जाता है। ये आपके बुक में भी है, और वैसे भी आप लोग समझिएगा इस बात को, ठीक है, कि स्वर तंत्री अगर हट गया दूर तो अघोष है, और नहीं हटा है तो घोष है, ठीक है। आगे है निर्नुनासिक बोले के पहर उच्चारण कहां से होवेला। बहुत सारे लोग आप लोग इसमें डाउट पूछे कि सर ये क्या है आखिर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाली मुंह से। आप लोग खुद से सोचिए, निर्नुनासिक, इसमें क्या बोला जा रहा है? नासिक, नासिक नासिका को बोला जाता है, नाक को बोला जाता है, ठीक है, नाक को नासिक बोला जाता है, नाक, ठीक है। तो निर्नुनासिक, निर मतलब कि जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, या फिर ऐसे भी बोलते हैं, अरे निर्बुद्धिया बोलते हैं ना, निर्बुद्धि। समझिए मेरी बात को, फिर से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छा से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जैसे कोई बोलते हैं किसी को निर्बुद्धि है कार्य, ठीक है, तो निर्बुद्धि का मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है। उसी तरह से निर्नुनासिक मतलब जिसके पास नासिका नहीं है, नाक का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा निर्नुनासिक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, इसी का ये होता है अनुनासिक, मतलब कि कोई भी शब्द का, किसी भी वर्ण का अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं और मुंह के साथ नाक दोनों का उच्चारण हो रहा है तो उसको बोलेंगे अनुनासिक। लेकिन अगर नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे निर्नुनासिक। यहां पर एग्जांपल आपको दिए, जैसे निर्बुद्धि बोलते हैं किसी को, अरे निर्बुद्धि, तो जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको बोलेंगे निर्बुद्धि। उसी तरह जो नासिका का प्रयोग नहीं हो रहा है, नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई भी बोलने के पहर, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोले के पहर मतलब कि बोलने के समय उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है तो उसी को निर्नुनासिक कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बोले के पहर, बोलने के समय मुंह से बाहर होए वाला उच्चारण निर्नुनासिक कहायला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर वर्ग कर पहला दूसरा वर्ण और तलव्य स, मूर्धन स और दंत स कौन वर्ण कहायला। आप देखिए यहां पर क्या बोले हम,
तलव्यशा जो तालु से तलव्य का जिसमें प्रयोग होता है, तो इसीलिए उसका नाम दिया गया तालव्यश। इसको बोलते हैं हम लोग मूर्धन स। मूर्धन्य स क्यों? मूर्धना का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे मूर्धन्य स। ठीक है। और इसको बोलेंगे दंत स। दंत स मतलब जहां दांत सटता है या जीभ में दांत आता है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे दंत स। ठीक है। सही है बोलेंगे, सही है बोलिए तो आप लोग सही है, देखिएगा दोनों दांत आपस में सट जाएगा तो हो जाएगा दंत स। वही तालब, तालुआ का यूज होता है तालव्य श में। जैसे बात करेंगे ना तो बोलेंगे शीतल, शीतल, तो जीभ जो है ना तालव्य से सटता है तो बोलेंगे शीतल। समझ रहे मेरी बात को? समझने की कोशिश की। तो जिस तरह से तलुआ का, तालु का प्रयोग हुआ, मूर्धना का प्रयोग हुआ, दंत का प्रयोग हुआ, ओष्ठ का प्रयोग हुआ, उसके अकॉर्डिंग वर्णों को हम लोग विभाजित किए हैं और उसका नाम दिए हैं। समझ रहे हैं? तो अब आते हैं फिर से क्वेश्चन में। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हर वर्ग कर पहला और दूसरा वर्ण और तलव्य स, मूर्धन स, दंत स कौन वर्ण कहला? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अघोष कहलाता है, उसको अघोष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में बलाघात के का कहल जाएला? तो बलाघात समझिए, समझ, बलाघात मतलब कि जिसमें बल दिया जा रहा है, बल देने के बाद जो चीज को बोला जा रहा है उसी को बलाघात कहते हैं। और यही बलाघात जो है नागपुरी में अपनिहिति होता है, हम कई बार समझाए भी हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ण का क्या है? अपनिहिति है। समझ में आता है? एक वर्ण का क्या है? ये अपनिहिति है। ठीक है, नागपुरी में, नागपुरी को अलग, जैसे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर बीपी केसरी, इन लोग बताए कि अपनिहिति का प्रयोग नागपुरी को अन्य भाषा से बिल्कुल अलग कर देता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहां पर सिंपल बता रहे हैं, एक शब्द कर लोप। ठीक है, तो यह हम लोग ना कर के जगह पे ऐसे लिखते हैं, कर के जगह पे कैर, कैसे किए? कैर। तो दो वर्ण के बीच में, दो वर्ण के बीच में अगर ई आ जाता है तो उसी को अपनिहिति कहते हैं। समझते जाइए, एक्स्ट्रा चीज भी समझा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कैर, ठीक है, कई, ऐसे तो ई बीच में आता है, जोड़ देते हैं हम लोग। और या ऐसे भी आप लोग देखिएगा नागपुरी समाज में जो लोग होते होंगे या जो तो होते हैं, मोस्टली नाक का यूज और ये अपनिहिति का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। हम भी जैसे बात करते हैं तो आप लोग ये ध्यान दिए होंगे, नाक का प्रयोग हम लोग का ज्यादा होता है। ठीक है, आवाज आ रहा है तो नाक, नाक से आवाज आएगा, या जाई रही रे, कई रही रे, बाजार जाई रही, या ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, जाई रही, जाई, गए थे में वैसा जोर नहीं पड़ा, लेकिन जाई रही। ठीक है, तो कोई भी चीज में जोर पड़ता है, बलाघात होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग अपनिहिति कहते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? अपनिहिति है। नागपुरी में बलाघात क्या है? एक वर्ण का अपनिहिति है। आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी भाषा के किसिम किसिम कर जनजातीय भाषा मनकर बीच में का माने ना? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगो पुल माने ना, एक सेतु मानते हैं। ठीक है, आगे। डॉक्टर कुमारी बासंती कर मुताबिक नागपुरी भाषा अपन विस्तार कैसन करलक? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय भाषा मनकर संगे और उमन का आपसी सहयोग से। तो यहाँ जनजातीय लोग जो है उन लोगों का भी भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं नागपुरी में, और एक संपर्क भाषा का काम करता है नागपुरी भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर पीएस पीटर शांति नौरंगी हिंदी देवनागरी में नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण कौन साल लिखला है? ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1965 ईस्वी में लिखे। ठीक है, एक चीज आप लोग को हम लोग बताएंगे। देखिए ये स्लाइड तो हमको कोई टाइपिस्ट है वो टाइप करके स्लाइड तैयार करके दे रहा है। अगर ग के जगह ख कर देता वो, तो हम भी तो ख बोल देते आपको। तो इस तरह का डेटा जो है, डेटा वाला जो चीज रहता है, उसको आप लोग जरूर से बुक में एक बार चेक कीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जरूर से बुक में एक बार चेक करना है, क्योंकि समझाने वाला पार्ट तो हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा डेटा वाला पार्ट को एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। हालांकि ये सही होना चाहिए 1965 ईस्वी। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंचपरगनिया कौन भाषा समूह कर भितरे आवेला? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। आगे है, नागपुरी के सदानी भाषा काहे कहल जाएला? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, काले की झारखंड कर अलग अलग समुदाय मन के बीच एक तो संपर्क भाषा है। ठीक है, संपर्क भाषा का काम करता है ये। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण कर अभाव में
कोनो भाषा का बन के रह जाएला, तो वही बात आपको बताए तभी, ठीक है, वो एक बोली बन के रह जाता है, और यही बोली में ऐड हो जाता है व्याकरण, तो वही बन जाता है परिनिष्ठित भाषा, ठीक है, और फिर उसका साहित्यिक रूप होता है, किताब छपता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग। आगे, नोट्स ऑन द नागपुरी हिंदी कर लेखक के हक है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रेवरेंड E.H. विटली है, ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ रहे हैं, ढोढ़ा कौन वचन है के, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन है। पहले तो आप लोग समझिए कि ढोढ़ा कहते किसको है, ढोढ़ा बोलते हैं नदी का छोटा रूप जो होता है ना, उसी को ढोढ़ा कहते हैं, ठीक है। एक होता है ढोढ़ा, एक होता है डोभा। डोभा जो होता है वो तालाब का छोटा रूप होता है, और नदी का छोटा रूप को बताते जा रहे हैं, सब चीज को ध्यान में रखिए, सब कोई नहीं जानता है या सब कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, वो सब वही किताब में जो लिखा है ओकरे रट के आपको बताएगा। और किताब बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मार्केट में जो किताब है उसमें बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग खुद भी अब किताब नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहां से दिए प्रिंट करने के लिए, और वहां कुछ स्लाइड चेंज हो गया, क की जगह ख हो गया, क की, तो उससे बहुत सारा गलती हो जाता है। इसीलिए हम लोग अब कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, क्लास ही लेंगे, जिनको भी अटेंड करना है क्लास अटेंड करो, एमसीक्यू यहीं पर हम आप लोग को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, तैयारी कर सकते हो तो कीजिए, ठीक है। तो धोड़ा, धोड़ा क्या होता है, नदी का छोटका भाई, उसको धोड़ा कहे। और एक होता है डोभा, डोभा काची होता है, तालाब या पोखरा, तालाब या पोखरा का छोटा रूप होता है, उसको डोभा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पिलुआ छुआ लंबा शब्द मन के कर उदाहरण है के, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक वचन का उदाहरण है, ये सब तो जानना होगा। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लागन जोड़ल जाएला, क्या जोड़ा जाता है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों जोड़ा जाता है, मन झन और मने तीनों जोड़ा जाता है। आगे है, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए सबसे अलघट तरीका का है, क्या है, ये देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन प्रत्यय लगा के। इसका कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छा से आप लोग को बताया है कि मन प्रत्यय हो गया, मने हो गया, सौभ हो गया, कैसे लगाया जाता है, ठीक है। छुआ शब्द कर बहुवचन व्याकरण कर नियम के अनुसार का हुई, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब हो जाएगा, छुआ मन भी होगा, छुआ मने भी होगा, और सौभ छुआ भी होगा, ठीक है। आगे, चारों भाई घर आलय ई वाक्य में बहुवचन कर बोध के कर से होते, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर जो चारों लगल है उससे होता है। अब आप लोग देखिए, मन या मने का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे, चारों भाई घर आलय, बस इतने लिखल गया, यहाँ भाई मन नहीं लिखा हुआ है, या भाई मने नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हैं इस बात को। तो समझना है कि चारों अगर आगे लग गया, कोई भी संज्ञा के आगे अगर ये संख्यावाचक विशेषण लग गया, तो मन का या मने का प्रयोग करने का जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, इन प्रत्यय लगाए के बहुवचन बनायक चलन कहां बैठाएला, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहर तरिया चाहे चट्टी ठाव में, ठीक है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है तो इसको देख लीजिएगा। व्याकरण कर अनुसार झन चाहे झने कर प्रयोग बहुवचन बनाए के लिए काहे उचित नहीं मानल जाएला, काहे उचित नहीं माना जाता है, झन का या झने का प्रयोग काहे नहीं उचित माना जाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि ई जन आदमी कर बदलल रूप है, पहला चीज, और दूसरा ई एगो आदमी ले भी प्रयोग होवेला, इसीलिए झन चाहे झने का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है, साहित्य जो कि कहानी, नाटक, उपन्यास में पात्र कर स्तर मुताबिक संवाद में केकर प्रयोग बगरा भेटाएला, यहाँ पर केकर होगा, काकर टाइपिंग मिस्टेक है, केकर प्रयोग बगरा भेटाएला, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन का प्रयोग होता है साहित्य में, और किसी का पात्र का स्तर है तो उसमें इन का प्रयोग होता है, ठीक है, संवाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों भौजी नैहर गेलाएं, ई वाक्य में तीनों का है कि, तो तीनों संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ रहे हैं, नागपुरी में वचन कतना किस्म कर होवेला, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो किस्म का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अच्छा सॉरी, एक वचन और बहुवचन। आगे बढ़ रहे हैं, लांभा शब्द व्याकरण कर कौन वचन कर उदाहरण है के, तो सबसे पहले समझना हो कि लांभा कौन चीज कहते हैं। तो देखिए आप लोग, जैसे घर में होता है ना खरगोश, रैबिट, ठीक है,
तो उसी तरह से जंगल में होता है खरहा, हिंदी में बोलते हैं खरहा, खरहा। अब आप लोग थोड़ा सा समझ में रहे होंगे, खरहा। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं हेयर, ठीक है। तो इसी को हम लोग नगपुरिया में लांभा कहते हैं। खरहा जो होता है ना हेयर, उसी को हम लोग लांभा कहते हैं। लांभा या लांभा बोल रहे हैं ना, लांभा मतलब लंबा वाला नहीं, लांभा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, तो ये एक वचन है, ऑप्शन नंबर ए एक वचन है। आगे बढ़ रहे हैं। छौवा कैसन लिंग है के, देखिए कैसा लिंग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उभय लिंग है। कहे कि बेटा छौवा या बेटी छौवा, तो दोनों के लिए प्रयोग होता है। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कजन बोलते हैं ना, कजन, तो कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, तो उसी तरह से छौवा, तो बेटा छौवा हो लक की बेटी छौवा हो लक हो, ऐसे करके पूछते हैं, तो वही है ऑप्शन नंबर सी उभय लिंग। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा कर जोन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर नर चाहे मादा हुए का बोध होएला, ओके का कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको लिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में लिंग कर पता के कर से चलेला, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा से पता चलता है। किससे पता चलता है, संज्ञा से पता चलता है। आगे बढ़ रहे हैं। जब संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग होवे, तब मन चाहे मने लगाए जरूरी है। देखिए इस तरह का ट्रेंडी क्वेश्चन अब आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लिंग क्या होता है या संज्ञा क्या होता है, अब दो चीज को ना क्लब कर देगा, ज्वाइन कर देगा, और तब क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा कि जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि क्वेश्चन रहा कि तीनों भौजी, ठीक है, तीनों भौजी, या फिर आप बोलिए ना तीनों गच, समझिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं, तीनों गच, तो गच एक तरह का क्या है, संज्ञा है। तो यहां पर ना अब गच मन लिखने का जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो यहां पर नहीं होगा। जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण, तो तीनों जो है ना एक तरह का संख्यावाचक विशेषण है, तीनों गच, ठीक है। तो तीनों जो है संज्ञा के पहले ये जो लगा हुआ है तीनों, वो संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका प्रयोग होता है ना, तो जैसे संज्ञा में मन या मने का प्रयोग करना उचित नहीं है, नहीं लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात को जरूर से ध्यान रखें, जरूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जरूरी नहीं है। यहां पर गच मन हो सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तीनों के बाद गच होगा, संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण है, तो ये होता है। तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। ये है आज का टेस्ट का डिस्कशन, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिए। अब भी अगर कोई डाउट है, कोई सजेशंस है, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जरूर से रखिएगा, ठीक है। और जो भी नए लोग हैं, ठीक है, नए लोग हैं, देखिए इस तरह से हम लोग क्लास भी ले रहे हैं, एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट का मार्क्स भी आप लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ उसका डिस्कशन हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी नए लोग हैं, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 9148763486, इसमें कांटेक्ट करके बैच को ज्वाइन कीजिएगा, जेटेट वाले, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।